The History of India, Episode 10, Indus Valley Civilization, Sindhu Ghati Sabhyata, Part 3. In the last parts, we have listened about the traces of Indus Valley Civilization, the political life, the social life of Indus Valley Civilization, and the infrastructure of Indus Valley Civilization. Now, let's head up to the economical life of Indus Valley Civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। व्यापार। इस सभ्यता के लोग अपने क्षेत्रों के साथ साथ बाहर के देशों जैसे कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और मिस्र आदि जैसे देशों के साथ व्यापार करते थे। उस समय व्यापार का संचालन वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम पद्धति द्वारा किया जाता था। इसमें वस्तुओं का आदान प्रदान करके चीजें खरीदी व बेची जाती थी। व्यापार में आयात और निर्यात दोनों किया जाता था, जो कुछ इस प्रकार है। आयात: चांदी, ईरान और अफगानिस्तान से आयात। निर्यात: सूती वस्त्र। टिन, अफगानिस्तान से आयात। निर्यात: हाथी दांत। तांबा, खेतड़ी, राजस्थान से आयात। निर्यात: इमारती लकड़ी। लाजवत, मेसोपोटामिया से आयात। निर्यात: धातु, अनाज। यहां पर आयात और निर्यात का मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कृषि संबंधित बहुत सारे प्रमाण इसके स्थलों से प्राप्त हुए हैं, जैसे बनवाली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इस सभ्यता के लोग कृषि से संबंधित विधियों से परिचित थे, जैसे जुताई, बुआई, सिंचाई आदि। कपास की सबसे पहले खोज के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ इस सभ्यता में लोग गेहूं, मटर, जौ जैसी फसलों से परिचित थे। चावल के बहुत कम प्रमाण इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इसके स्थलों में केवल लोथल और रंगपुर से चावल और उसके भूसे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गन्ने और रागी जैसे फसलों के भी कोई प्रमाण हमें इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलते। उद्योग: जैसे कि कपास की खोज के सबसे पहले प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहां लोग सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे और अपने सूती वस्त्र विदेशों में भी निर्यात करते थे, यानी एक्सपोर्ट करते थे। बर्तनों का निर्माण और शिल्प संबंधित कार्य जैसे मूर्तियां बनाना, खिलौने बनाना आदि भी यहाँ के लोग करते थे। इसके साथ साथ सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। धार्मिक जीवन: सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म के प्रमाण तो देखने को मिलते हैं, परंतु धर्म समाज का मात्र एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था। इस सभ्यता में धर्म समाज में पूर्ण रूप से हावी नहीं था। इस सभ्यता में लौकिक सभ्यता थी, अर्थात जो चीजें देखी जाए उन्हीं पर विश्वास करना, जैसे कि मूर्ति पूजन। इस सभ्यता में मंदिर का कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और उर्वरता की देवी, पृथ्वी की देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार ये प्रमाण मिले हैं कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवियों की पूजा करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा से मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिन पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है, जिनके चारों तरफ कई पशु बैठे हुए दिखाई देते हैं। इन सारे पशुओं पर नियंत्रण करने वाले देवता को पशुपतिनाथ कहा गया है। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख देवता पशुपतिनाथ को ही माना जाता है। इसके साथ साथ नाग पूजन, पशु पूजन, वृक्ष पूजन, स्वास्तिक चिन्ह जैसे प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं और स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहला प्रमाण इसी सभ्यता से मिलता है। इस प्रकार देखा जाए तो प्रकृति से जुड़ी हर चीज जो मानव जीवन का उद्धार करती है, तो उसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। लोथल और कालीबंगा जैसे स्थलों से अग्निकुंड, हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इस सभ्यता के लोग
हवन क्रिया के माध्यम से पूजा करते थे। इस प्रकार इस सभ्यता में धर्म सिर्फ एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था और वो समाज में वर्चस्वशाली नहीं था। अगर इस धार्मिक गतिविधि पर गौर से देखा जाए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म का पालन हुआ करता था वो बहुत हद तक सनातन धर्म से मेल खाता है, जैसे वृक्ष पूजन, स्वास्तिक का चिन्ह, पशुपतिनाथ का पूजन, नाग पूजन, मूर्ति पूजन। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों के बारे में। जैसा कि हमने अभी सुना कि इस सभ्यता में लोग बाहर के देशों से भी व्यापार करते थे और अपने व्यापार करने के क्रम में ये तब मुहरों का उपयोग करते थे। इस सभ्यता और नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार हुआ करता था और उसके प्रमाण भी पाए गए हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में पाई गई मुहरें। ये मुहरें इस सभ्यता के साथ साथ नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पाई गई हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के किश, लगाश, निप्पुर और ऊर जैसे क्षेत्रों में मुहरें प्राप्त हुई हैं। इन मुहरों का इस्तेमाल एक व्यापारी अपने सामान की बोरियों को बांधकर उनके ऊपर एक नरम मिट्टी के ऊपर इन मुहरों से ठप्पा लगाया करता था, जिससे कि उस नरम मिट्टी के ऊपर उस मुहर का निशान बन जाए और उस सामान को दूसरे व्यापारी तक पहुंचने की यात्रा के दौरान उस सामान को कोई खोल ना पाए। अगर कोई इस सामान को खोलता है तो व्यापारी को पता चल जाएगा कि उस सामान में चोरी हुई है। दोनों व्यापारी एक दूसरे से एक जैसी मुहर का लेन देन कर लेते थे, ताकि जब दूसरे व्यापारी के पास सामान पहुंचे तब वो ये सुनिश्चित कर सके कि जो मुहर उसके पास है वही मुहर पहले व्यापारी ने लगाई है, ताकि सामान की गुणवत्ता को कोई हानि ना पहुंचा पाए। किसी किसी समय पर व्यापारी एक से भी ज्यादा मुहरों का प्रयोग सामान पर करते थे। अब तक लगभग 3,500 से ज्यादा मुहरें इस सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हो चुकी है। इन मुहरों में अनेक प्रकार के चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ज्यादातर ये मुहरें चौकोर थी और इनमें अलग अलग जानवर जैसे कि सांड, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंस, जंगली भैंस, बकरी, मगरमच्छ, खरगोश और एक सींग के जानवर जैसे जानवरों के चिन्ह थे। इन मुहरों के ऊपर और नीचे की तरफ अनेक प्रकार के अलग अलग चिन्ह भी बने हुए थे। मुहरों के ऊपर की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपियों द्वारा लिखा जाता था, लेकिन क्योंकि इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है, इसलिए ज्यादातर इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि यह व्यापारी का नाम आदि होगा या सामान आदि के नाम होंगे। जो जानवर उनके मुहरों के ऊपर बने होते थे वैसे ही जानवर उनके खाने की थालियों के ऊपर भी बने हुए मिले हैं। इस सभ्यता में पाई जाने वाली मुहरें ज्यादातर स्टेटीट खनिज या जिसे हम साबुन की पत्थर भी कहते हैं, इससे बनी हुई थी। ये खनिज ज्यादातर नदी के किनारों में पाया जाता है, परंतु कुछ मुहरें सुलेमानी पत्थर, अगेट, तांबा, कॉपर, चांदी, सिल्वर, स्वर्ण, गोल्ड, कैल्साइट, फाइंस, टेराकोटा, हाथी दांत, आइवरी, चर्ट से बनी होती थी। इन मुहरों की लंबाई लगभग 0.5 से लेकर 2.5 इंच तक की होती थी। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मुहर एक सींग वाले जानवर की मुहर है और मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली मुहरों में 60% मुहर एक सींग वाले जानवर की ही प्राप्त हुई है और हड़प्पा में भी पाई जाने वाली मुहरों में 46% मुहर एक सींग वाले जानवर की प्राप्त हुई है। जैसे कि हमने पहले जाना कि ज्यादातर मुहरें चौकोर हुआ करती थी, परंतु कुछ मुहरें आयत, रेक्टेंगल के आकार में भी पाई गई हैं और इन आयत आकार वाली मुहरों में सिर्फ चिन्ह बने हुए होते थे और कोई जानवर इनमें नहीं होता था। इसके साथ साथ गोल, त्रिकोण, बेलनकार यानी सर्कल, ट्रायंगल, सिलेंड्रिकल जैसे आकारों में भी मुहरें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। कुछ मुहरों के बीच में छेद भी पाया गया है, जिससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय लोग इन मुहरों को अपने गले में बांधते होंगे। इसके अलावा कुछ मुहरें ऐसी भी थी जिनमें किसी जानवर के चिन्ह नहीं बल्कि कोई धार्मिक चिन्ह बना होता था। जैसे कि कुछ मुहरों में पृथ्वी की देवी के चिन्ह मिले हैं, कुछ मुहरों पर स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं और कुछ मुहरों पर पशुपतिनाथ के चिन्ह प्राप्त हुए हैं।
पशुपति चिन्ह की मुहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मेसोपोटामिया की सभ्यता की 3 बेलनकार मुहरें और 2 चांदी से बनी हुई 1 सींग के जानवर वाली मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ कालीबंगा से भी मेसोपोटामिया की सभ्यता की 1 बेलनकार मुहर प्राप्त हुई है। ये बेलनकार मतलब सिलिंड्रिकल और चांदी सिल्वर। ये सिलिंड्रिकल मुहरें यानी बेलनकार मुहरें पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं में ज्यादा प्रचलन में थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमने पहले जाना कि चौकोर आकार की मुहरें ज्यादा पाई गई हैं, लेकिन फिर भी एक बेलनकार मुहर जिसमें भारतीय प्रतीक का चिन्ह है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इससे यह देखा जा सकता है कि भारतीय प्रतीक के चिन्ह वाली बेलनकार मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की है। इस मुहर में एक महिला बनी है जिसके अगल बगल 2 आदमी हैं, जिन्होंने एक हाथ के द्वारा महिला को पकड़ा है और दूसरे हाथ में तलवार है। यह मुहर मानव के बलिदान का प्रतीक है। लोथल में एक फारस की खाड़ी की मुहर प्राप्त हुई है जो एक गोले के आकार में है। दैमाबाद में सिंधु घाटी सभ्यता में बनी हुई गोलाकार मुहरें प्राप्त हुई है। धोलावीरा में इस सभ्यता की 2 आयतकार रेक्टेंगुलर मुहरें प्राप्त हुई हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये मुहरें सिर्फ व्यापार के संबंध के लिए उपयोग नहीं की जाती होंगी, बल्कि ये अन्य कार्यों के लिए भी इस सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाती होंगी, जैसे किसी व्यक्ति या किसी पोस्ट के पहचान के लिए। यह भी हो सकता है कि इन मुहरों का उपयोग किसी व्यक्ति के समुदाय को पहचानने के लिए भी किया जाता होगा। और जैसे कि अलग अलग तरह के 10 जानवर के चिन्ह इन मुहरों से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि तब 10 तरह के समुदाय होंगे और हर समुदाय के लिए एक अलग जानवर वाले चिन्ह मुहर हो सकती है। सबसे ज्यादा 1 सींग वाले जानवर की मुहर पाई गई है, इसलिए यह हो सकता है कि इन 1 सींग वाले मुहर के समुदाय के लोग तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे, परंतु यह सब अनुमान मात्र है। आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इन मुहरों का क्या महत्व होगा और ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे? आप अपना आंसर जरूर दीजिएगा नीचे क्वेश्चन एंड आंसर्स वाले सेक्शन में। तो चलिए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही भारत की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। यहीं से नगरों के स्वरूप का विकास आरंभ होता है। पक्के मकान, निकासी व्यवस्थाएं, चौड़ी सड़कें और इसी तरह सारी सुविधाएं इन नगरों में थी। और ये सब इस सभ्यता के नगरीय सभ्यता की विशेषताएं हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में जाना था कि इस सभ्यता में कांस्य क्या उपयोग किया जाता था, बर्तनों के निर्माण में और मूर्तियों के निर्माण में, खिलौनों के निर्माण में, इसलिए ये इसकी एक विशेषता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसका ये तात्पर्य है कि जिस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों से मिलती है, लेकिन उसके साहित्यिक या लिखित स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके लिखित स्रोतों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए इसके काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस सभ्यता के संबंध में चित्र लिपियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी तक इन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास के संबंध में उसको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें से आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हमने आपको अभी बताया, मतलब कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमने आपको अभी बताया। बाकी तो कुछ यूं है कि जिस काल के संबंध में सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और कोई साहित्यिक या लिखित स्रोत नहीं मिले हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जैसे कि पाषाण युग। अब ये पाषाण युग क्या है? इसे हम इंग्लिश में स्टोन एज कहते हैं। जिस समय पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य का प्रयोग किया जाता था, वैसे ही स्टोन एज में यानी कि पाषाण युग में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था।
और जिस काल के संबंध में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों प्राप्त हुए हैं और उसके लिखित स्रोतों को पढ़ा भी जा चुका है, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब अगली विशेषता के बारे में जानते हैं, शांति प्रिय सभ्यता। जब भी हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी भी विषय को लेकर दो या दो से ज्यादा क्षेत्रों या राज्यों या देशों में युद्ध ही एक विकल्प होता था, ताकि वो अपने धार्मिक, राजनीतिक या कोई भी विषय पर अपनी बात मनवा सके। परंतु इस सभ्यता के संबंध में किसी प्रकार के युद्ध की जानकारी देखने को नहीं मिलती और इस सभ्यता में लोग शांति प्रिय होकर रहना पसंद करते थे। और इसके साथ साथ इस सभ्यता की खुदाई प्रक्रिया में भी कोई अस्त्र शस्त्र देखने को नहीं मिलते हैं। इन सब कारणों की वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय और सुप्रशासनिक व्यवस्था के साथ जीवन यापन करना पसंद करते थे। अगली विशेषता है व्यापार प्रधान। इस सभ्यता में व्यापार को ज्यादा प्रधानता दी गई थी। जैसे कि हम दूसरी सभ्यताओं को अगर देखें तो ज्यादातर सभ्यताएं कृषि प्रधान सभ्यताएं थी, जैसे कि वैदिक काल। यहाँ हमें कृषि व्यवस्था और पशुपालन ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जैसे कि वर्तमान समय की बात करें तो नगरों में व्यापार को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, वैसे ही इस सभ्यता में नगर व्यापार प्रधान थे। अगली विशेषता और छठवीं विशेषता है विस्तृत सभ्यता। यह सभ्यता एक विशाल भूखंड में फैली हुई थी। इसके स्थल बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैले हुए थे। वही बात करें विश्व की बाकी प्राचीन सभ्यताओं की, तो उनको मिलाकर भी उतना क्षेत्रफल नहीं बनता था जितना सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल एक बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। हमारी इतनी विशाल क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता, जो लगभग 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई थी, उसके पतन के कोई स्पष्ट कारण किसी भी इतिहासकार द्वारा नहीं बताए गए हैं। इस बिंदु को लेकर अभी इतिहासकारों में आपस में मतभेद देखने को मिलता है और अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अपने अलग अलग कारण दिए गए हैं। आइए उनको सुनते हैं। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल, इन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना है और बाढ़ को ही सबसे ज्यादा विद्वानों ने अपनी सहमति दी है, अर्थात बाढ़ को ही इस सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण माना गया है। चाइल्ड और व्हीलर, इन्होंने इस सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमणकारियों को माना है। इनके अनुसार आर्यों ने इस सभ्यता पर आक्रमण करके इस सभ्यता को नष्ट किया और उसके बाद भारत में वैदिक समाज का निर्माण किया था। फेयर सरूस, इनके अनुसार इस सभ्यता के पतन का कारण परिस्थितिकी असंतुलन था, अर्थात धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने लगा और यह सभ्यता नष्ट हो गई। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्ण रूप से पतन हो गया था। So here, let's end this Indus Valley Civilization series. Hope you all like this, and if you want to listen about Aryans, I have already made 3 episodes on Aryans. That's the History of India episode number 3, Aryans. I'll be back with a new episode real soon. Till then, keep supporting, take good care of your health. This is Rakesh signing off from the History of India. Thank you for listening.